Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing the topic of general assessment under Land Revenue Act 1967. In this video we are going to start from section 63. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 63 of Land Revenue Act deals with the topic of confirmation and duration of assessment. अब confirmation of assessment से क्या मुराद है? सो सेक्शन 63 की सब क्लॉज 1 को अगर हम देखें तो क्लॉज 1 कहती है एन असेसमेंट द अंडरटेकिंग ऑफ विच हैज बीन सैंक्शनड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 59 शैल नॉट बी कंसिडर्ड फाइनल until it has been confirmed by the Board of Revenue. अब सेक्शन 59 को देखें तो उसकी सब क्लॉज 2 में हमने पढ़ा था कि एक असेसमेंट के लिए आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना मस्ट है. गवर्नमेंट की सैंक्शन के बगैर जनरल असेसमेंट नहीं हो सकती. सेक्शन 63 कहती है कि सेक्शन 59 के अंडर जो गवर्नमेंट से आपने सैंक्शन ली है जनरल असेसमेंट के लिए वो उस वक्त तक फाइनल कंसिडर नहीं की जाएगी. शैल का वर्ड यूज हुआ है, मैंडेटरी प्रोविजन है कि वो उस वक्त तक फाइनल नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उस जनरल असेसमेंट को कंफर्म कर दे. यानी कि गवर्नमेंट की सैंक्शन के साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कंफर्मेशन जरूरी है, तब जनरल असेसमेंट की जाएगी. सब क्लॉज 2 कहती है at any time before an assessment is so confirmed, the commissioner or board of revenue may, subject to the provisions of subsection 3, modify the assessment of any state. अब पहली क्लॉज में हमने क्या कहा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट को फाइनल करेगी, कंफर्म करेगी, तब वो फाइनल होगी. सब क्लॉज 2 कहता है कि इससे पहले कि असेसमेंट को कंफर्म किया जाए, यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से असेसमेंट कंफर्म होने से पहले कमिश्नर या फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी भी स्टेट की असेसमेंट के अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकता है. यानी कि जो जनरल असेसमेंट की अनाउंसमेंट होगी उसमें किसी भी तरह की कोई भी मॉडिफिकेशन, चेंजेस वगैरह की जा सकती हैं कमिश्नर या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3. अब सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? बिफोर एन एनहांसमेंट ऑर्डर इज ऑर्डर अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2. इससे पहले कि कोई इन्हांसमेंट का ऑर्डर किया जाए, मॉडिफिकेशन की हमने बात की, तो मीन्स टू से कि कमिश्नर या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो जनरल असेसमेंट हुई है किसी भी स्टेट की उसके अंदर कुछ इन्हांसमेंट कर सकता है, यानी कि लैंड रेवेन्यू को बढ़ा सकता है कि ज़्यादा लैंड रेवेन्यू पे किया जाए. तो सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि इससे पहले कि इन्हांसमेंट का ऑर्डर हो, कमिश्नर या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो क्या कर सकते हैं? शैल कॉज द रीजनेबल नोटिस टू बी गिवन टू द लैंड ओनर्स बाय प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड इन द मैनर डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 26 टू शो कॉज इन अ पिटीशन एड्रेस टू द रेवेन्यू ऑफिसर व्हाई द एनहांसमेंट शुड नॉट बी ऑर्डर्ड. कि कमिश्नर या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उन तमाम लैंड ऑनर्स को जिनकी जमीनों के ऊपर लैंड रेवेन्यू को बढ़ाया गया है उनको एक नोटिस देगा. नोटिस इन द फॉर्म ऑफ प्रोक्लेमेशन, यानी कि बाकायदा ऐलान किया जाएगा कि अगर किसी बंदे को इस इन्हांसमेंट के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास एक पिटीशन फाइल करे. एंड the revenue officer shall inquire into the objections raised by any landowner and submit such petition received by him with his report to the commissioner or board of revenue, who shall consider the petition and report and shall also hear the petitioner if the petitioner so desires. अब इन तमाम
क्लॉजेस में शेल का वर्ड यूज हुआ है, कंपल्सरी प्रोविजंस है। रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पिटीशन सबमिट होगी लैंड ओनर्स की तरफ से, वो रेवेन्यू ऑफिसर इस पिटीशन के ऊपर इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के साथ वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट को भेज देगा कमिश्नर को या फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, जो कि उस रिपोर्ट को देखेंगी, उस पिटीशन को देखेंगी और फिर अपना कोई फैसला सुनाएंगी। और अगर कोई पिटिशनर ये डिमांड करता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर उनको सुने, तो फिर कमिश्नर या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उनको सुन सकते हैं। सिंपली सेक्शन 63 क्या कहता है कि गवर्नमेंट की सैंक्शन सिर्फ जरूरी नहीं है जनरल असेसमेंट के लिए, बल्कि गवर्नमेंट की सैंक्शन के साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कंफर्मेशन भी जरूरी है, तब जनरल असेसमेंट होगी किसी भी स्टेट की। फिर इस जनरल असेसमेंट के फाइनल होने से पहले कमिश्नर या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उस असेसमेंट के अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जस्ट लाइक इन्हांसमेंट। फिर सब सेक्शन 3 कहता है कि इन्हांसमेंट करने से पहले कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लैंड ऑनर्स को एक नोटिस भेजेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोक्लेमेशन कि उनकी जमीनों पर लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिया गया है। अगर किसी को किसी तरह का कोई एतराज है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो एक पिटीशन तैयार करके रेवेन्यू ऑफिसर के पास सबमिट करे। रेवेन्यू ऑफिसर उस पिटीशन के ऊपर इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट तैयार करने के बाद अपनी उस रिपोर्ट को कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजेगा, जो फर्दर इसके ऊपर ऑर्डर करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 64 के ऊपर। सेक्शन 64 बात करता है ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट, यानी कि ये जो जनरल असेसमेंट की जाएगी इसका दौरानिया कितना होगा, ये कितने अरसे के लिए की जाएगी। सो सब क्लॉज 1 कहती है The Board of Revenue shall, when confirming an assessment under subsection 1 of section 63, fix a period for which the assessment shall remain in force. सब सेक्शन 1 कहता है कि शेल का वर्ड यूज हुआ है, मैंडेटरी प्रोविजन है, और शेल का वर्ड यूज होने के साथ क्या कहा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जब एक असेसमेंट को सेक्शन 63 की सब क्लॉज 1 के अंडर कंफर्म करता है, तो कंफर्म करने के साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक टाइम पीरियड फिक्स करेगा जितने अरसे तक ये जनरल असेसमेंट इन फोर्स रहेगी, यानी कि उस वक्त तक ये जनरल असेसमेंट एप्लीकेबल होगी। सबसेक्शन 2 कहता है द पीरियड फिक्स्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी 25 ईयर्स, कि जो सबसेक्शन 1 के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टाइम पीरियड फिक्स करेगा वो कितने अरसे के लिए होगा, वो 25 साल तक के लिए होगा। इसमें भी शेल का वर्ड यूज हुआ है, ये भी मैंडेटरी प्रोविजन है। लेकिन इसी सेक्शन 64 के साथ एक प्रोवाइजो अटैच की है, और वो प्रोवाइजो क्या कहती है, provided that a period not exceeding 25 years and not shorter than 10 years may be fixed for any area specified by the Board of Revenue in which canal irrigation system has been introduced after the date of order passed under the provision of subsection 1 of section 61 at the last previous assessment or in which it has been proposed to introduce such irrigation during the period fixed. अब ऊपर हमने क्या कहा कि ड्यूरेशन जनरल असेसमेंट की कितनी होगी, 25 साल मैक्सिमम लिमिट। इस प्रोवाइजो में कहा गया है कि अगर तो कोई ऐसे एरियाज हैं जिनके अंदर कैनाल इरिगेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया है इस ऑर्डर के बाद, यानी कि जनरल असेसमेंट के ऑर्डर के बाद अगर उन एरियाज के ऊपर नहरी निज़ाम के इरिगेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया है, तो ऐसी सूरत में उन इलाकों के लिए जनरल असेसमेंट का दौरानिया कितना होगा, 10 साल से 25 साल के दरमियान, यानी कि मिनिमम 10 साल के लिए होगा उनका दौरानिया और मैक्सिमम 25 साल के लिए होगा उन एरियाज के लिए जहां पर कैनाल इरिगेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया है आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द जनरल असेसमेंट। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 65 के ऊपर। सेक्शन 65 बात करता है assessments to remain in force till the new assessment takes effect। अब इसमें क्या कहा है कि असेसमेंट उस वक्त तक इनफोर्स रहेगी जब तक कि न्यू असेसमेंट नहीं हो जाती। अब इससे क्या मुराद है, notwithstanding the expiration of period fixed for the continuance of an assessment under the last foregoing section, the assessment shall remain in force till a new assessment takes effect। अब सेक्शन 64 में हमने क्या कहा कि जनरल असेसमेंट का जो दौरानिया है वो कितने अरसे का है, 25 साल तक का है।
अगर तो इस 25 साल के दौरानिए के बाद 1 साल तक, 2 साल तक या 3 साल तक जनरल असेसमेंट नहीं होती किसी एरिया की, तो क्या उसका मतलब ये कंसिडर किया जाएगा कि अब जनरल असेसमेंट नहीं हुई तो लैंड ऑनर्स जितने भी हैं इन एरियाज के वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं करेंगे? तो सेक्शन 65 कहता है ऐसा नहीं है, बल्कि मैक्सिमम टाइम पीरियड के बाद अगर तो कुछ अरसे तक जनरल असेसमेंट नहीं हो रही तो इट मीन्स कि जितने भी लैंड ऑनर्स हैं उन एरियाज के वो उसी जनरल असेसमेंट के अकॉर्डिंग लैंड रेवेन्यू पे करेंगे। सेक्शन 65 कहता है कि ये जनरल असेसमेंट उस वक्त तक इन्फोर्स रहेगी जब तक के न्यू असेसमेंट नहीं हो जाती उन एरियाज की। तो जितने अरसे तक असेसमेंट नहीं हुई वो पुरानी असेसमेंट के अकॉर्डिंग ही लैंड रेवेन्यू पे करते रहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 66 के ऊपर। सेक्शन 66 क्या कहता है? रिफ्यूजल टू बी लायबल फॉर असेसमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस देयर ऑफ। अब इस सेक्शन 66 के अंदर रिफ्यूजल की बात की है। किस बात की रिफ्यूजल की? कि अगर कोई पर्सन जो है, कोई लैंड ऑनर रिफ्यूज कर देता है लैंड रेवेन्यू पे करने से तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सेक्शन 66 सब सेक्शन 1 क्या कहता है? At any time within 90 days from the date of announcement of an assessment, the landowner or where there are more landowners than one, any of them who would be individually or collectively liable for more than one half of the sum assessed may give notice to the revenue officer of refusal to be liable for the assessment. अब इस सेक्शन 66 की सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि जैसे ही लैंड रेवेन्यू की जनरल असेसमेंट का अनाउंसमेंट होती है, हमने क्या कहा था, रेवेन्यू ऑफिसर क्या करता है, जनरल असेसमेंट से रिलेटेड अनाउंसमेंट कर देता है। सो जिस दिन से इस जनरल असेसमेंट की अनाउंसमेंट हुई है उस दिन से लेकर 90 दिन के अंदर अंदर अगर कोई लैंड ऑनर, एक बंदा या बहुत सारे लैंड ऑनर्स क्या करते हैं, वो लैंड रेवेन्यू पे करने से इनकार कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में वो रेवेन्यू ऑफिसर को इस चीज का नोटिस देंगे। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? व्हेन द रेवेन्यू ऑफिसर रिसीव्स अ नोटिस अंडर सब सेक्शन 1, द कलेक्टर मे टेक द पोजेशन ऑफ एन एस्टेट एंड डील विद इट एज नियरली एज मे बी as if the annulment of the assessment thereof had been ordered as a process for the recovery of an arrear of land revenue due। कि जैसे ही रेवेन्यू ऑफिसर को सब सेक्शन 1 के अंडर ये नोटिस रिसीव होता है तो उसके बाद क्या होता है, कलेक्टर क्या कर सकता है, वो उस पर्सन की जमीन पर कब्जा कर सकता है जिन लैंड ऑनर्स ने लैंड रेवेन्यू पे करने से रिफ्यूज कर दिया है। और जो कलेक्टर जमीन को अपनी पोजेशन में लेगा वो बिल्कुल ऐसा समझ जाएगा जैसा कि लैंड रेवेन्यू के एरियर्स की रिकवरी के लिए अनलमेंट ऑफ असेसमेंट का तरीकाकार है। अब अनलमेंट ऑफ असेसमेंट क्या है ये हम रिकवरी ऑफ द एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए सिर्फ इतना कि ऐसी जमीनें जिनको कलेक्टर अपने कब्जे में ले लेते हैं वो फिर उसको डील करते हैं, यानी कि उस पर जितनी भी प्रोड्यूस वगैरह हो रही है उससे जितना भी मुनाफा हासिल हो रहा है उसका 50 या 70% वो गवर्नमेंट ले लेती है और उसको एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू में इंक्लूड कर दिया जाता है। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? While the state is in possession of collector, the landowners or landowners shall be entitled to receive from the government an allowance to be fixed by the Board of Revenue, which shall not be less than 50 or more than 70% of the net income realized by the government from the estate। अब हमने कहा कि जब एक स्टेट कलेक्टर की पोजेशन में आ जाती है तो उस पर कलेक्टर जो है फिर वो उस लैंड को डील करता है। उस लैंड को डील करने के साथ उस पर जितनी भी काश्त वगैरह होती है, जितनी भी प्रोड्यूस है, उससे जितना भी मुनाफा आ रहा है उसका 50 या 70% जो है वो लैंड रेवेन्यू के एरियर्स में इंक्लूड कर दिया जाता है। और ये चीज़ अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डिसाइड करनी है कि उस प्रॉफिट में से 50% लेना है या 75%। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 67 के ऊपर। सेक्शन 67 बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेसमेंट ऑफ एन एस्टेट ओवर द होल्डिंग्स कंप्राइज्ड देयर इन। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेसमेंट की बात की गई है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेसमेंट से क्या मुराद है? इसी सेक्शन 67 की अगर हम क्लॉज 1 को देखें तो क्लॉज 1 कहती है
if the assessment announced under section 61 is in whole or in a part a fixed assessment of an estate for a term of years, the revenue officer shall, before the date on which first installment thereof becomes payable, make an order distributing it over the several holdings comprise the estate and make and publish a record of distribution. अब सेक्शन 67 की क्लॉज 1 कहती है कि सेक्शन 61 के अंदर जो असेसमेंट की अनाउंसमेंट की बात की गई है किसी भी स्टेट के अंदर, तो ऐसी सूरत में अब एक स्टेट है, उसकी जनरल असेसमेंट होनी है, उस स्टेट के अंदर डिफरेंट लैंड ऑनर्स हैं और उन तमाम लैंड ऑनर्स ने लैंड रेवेन्यू पे करना है। अब किसने कितना लैंड रेवेन्यू पे करना है? सेक्शन 67 कहता है कि रेवेन्यू ऑफिसर उस डेट से पहले जिस दिन लैंड रेवेन्यू की पहली किस्त पे करनी है उससे पहले रेवेन्यू ऑफिसर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा बिटवीन दी लैंड ऑनर्स ऑफ एन असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू के किस लैंड ऑनर ने कितना लैंड रेवेन्यू पे करना है, और साथ ही वो इस डिस्ट्रीब्यूशन के रिकॉर्ड को पब्लिश भी करेगा। उसके बाद आ जाते हैं सब सेक्शन 2 पे। The collector may for sufficient reason make an order revising that record at any time while the assessment continues to be in force and publish the record so revised। कि कलेक्टर जो है वो इस रिकॉर्ड को किसी भी टाइम पर ड्यूरिंग द असेसमेंट रिवाइज कर सकता है और इस रिवाइज रिकॉर्ड को फिर फर्दर पब्लिश भी कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं सब सेक्शन 3 के ऊपर। If the assessment announced under section 61 is in the form of the rates chargeable according to the results of each year or harvest, a revenue officer shall from year to year or from harvest to harvest, as the condition of the assessment may require, make and publish not later than 1 month before the first installment or the land revenue falls due, a record of the amount payable in respect of each holding। अब इसमें कहा गया है कि अगर जो सेक्शन 61 के अंडर असेसमेंट की अनाउंसमेंट की गई है, अगर वो ईयरली बेसिस पर है या एनुअली बेसिस पर है या फिर वो हार्वेस्ट टू हार्वेस्ट है, यानी कि फसल दर फसल है कि स्प्रिंग में कौन सी होगी, ऑटम में कौन सी होगी, अगर उसके अकॉर्डिंग लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट की गई है तो ऐसी सूरत में रेवेन्यू ऑफिसर इस चीज़ का एक रिकॉर्ड तैयार करेगा। लेकिन ये जो रिकॉर्ड उसने तैयार करना है ये लैंड रेवेन्यू की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होने के 1 महीने के अंदर अंदर उसने तैयार करना है और इस रिकॉर्ड को पब्लिश करना है कि किसने कितना लैंड रेवेन्यू पे करना है। उसके बाद आ जाते हैं सब सेक्शन 4 के ऊपर। सब सेक्शन 4 कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, arid land whether cultivated or not in which the well or tube well irrigation facilities are provided by or on behalf of the land owner or tenant shall for the period not less than 4 years from the date such irrigation facilities are first provided in such land not be liable to pay land revenue a higher rate than was payable thereon before such irrigation facilities were provided। अब इस सबसेक्शन 4 में कहा गया है कि कोई भी एरिड लैंड, कोई भी बंजर ज़मीन जो आया कल्टीवेटेड है या नहीं है, कोई भी ऐसी बंजर ज़मीन जो कि वेल या ट्यूबवेल इरिगेशन सिस्टम से वो सैराब किया जा रहा है, चाहे लैंड ऑनर की तरफ से है या टेनेंट की तरफ से है, तो ऐसी सूरत में जो इस लैंड की जनरल असेसमेंट होगी उस ज़मीन पर जो लैंड रेवेन्यू पे किया जाएगा वो अगले 4 साल तक उस लैंड रेवेन्यू से एक्सीड नहीं करेगा जो कि वो उस टाइम पे कर रहे थे जब वो वेल या ट्यूब वेल से सैराब नहीं हो रही थी। यानी कि ऐसी ज़मीन जो कि अब वेल या ट्यूब वेल के ज़रिए से सैराब की जा रही हैं, ऐसी ज़मीन से अगले 4 साल तक लैंड रेवेन्यू ज़्यादा रेट्स पर कलेक्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि उन रेट से ज़्यादा नहीं होगा जितना वो उस टाइम पे कर रही थी जब वो वेल या ट्यूब वेल के ज़रिए सैराब नहीं हो रही थी, यानी कि उनकी असेसमेंट उसी के अकॉर्डिंग होगी। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 68 के ऊपर। सेक्शन 68 कहता है एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन असेसमेंट। अब ये सेक्शन क्या कह रहा है कि अगर तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेसमेंट के ऊपर किसी को एतराज़ है तो वो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है।
सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 कहता है any person affected by the record under subsection 1 or subsection 3 of last foregoing section or by the revision of record under subsection 2 of that section may within 30 days from the date of publication of record present a petition to the revenue officer for reconsideration of record so far as it affects him। कि कोई भी ऐसा बंदा जिसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेसमेंट या फिर जनरल असेसमेंट के ऊपर किसी भी तरह का कोई एतराज़ है, किसी भी तरह की कोई ऑब्जेक्शन है जनरल असेसमेंट के ऊपर जो सेक्शन 59 में डिस्कस किया है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेसमेंट के ऊपर जो हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया है, अगर इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई एतराज़ है कि किसी पर ज़्यादा लैंड रेवेन्यू जो है पे करने को कहा गया है, किसी को कम कहा गया है, तो ऐसे एतराज़ात की सूरत में उनके पास ये रेमेडी है इस सेक्शन के अंदर कि वो 30 डेज के अंदर अंदर रेवेन्यू ऑफिसर के सामने एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि वो अपने इस रिकॉर्ड को रिकंसिडर करे, यानी कि जो उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेसमेंट के मुतालिक कहा है या जनरल असेसमेंट से मुतालिक कहा है उसको रिवाइज करे। सबसेक्शन 2 कहता है द ऑर्डर पास्ड बाय रेवेन्यू ऑफिसर ऑन पिटीशन शैल सेट फोर्थ हिज रीजंस फॉर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग इट। वही बात जो हमने पहले भी डिस्कस की कि इस पिटीशन के ऊपर रेवेन्यू ऑफिसर जो ऑर्डर पास करेगा वो चाहे तो रिफ्यूजल का होगा या एक्सेप्टेंस का होगा, दो ही सिचुएशंस हैं, लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर के लिए कंपलसरी है कि ऑर्डर पास करते हुए चाहे वो रिफ्यूजल पर है या वो एक्सेप्टेंस पर है वो अपनी रीजंस भी बताएगा। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 69 के ऊपर। सेक्शन 69 बात करता है अपील की, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 62 एंड सेक्शन 68। An appeal from an order under the last foregoing section or section 62 shall lie to the commissioner and from the appellate order of the commissioner to the board of revenue। अब इसमें कहा गया है कि अगर कोई पर्सन खुद को एग्रीव्ड कंसिडर करता है, सेक्शन 62 में जो एप्लीकेशन ऑफ रिकंसिडरेशन की बात की है या फिर सेक्शन 68 में जो अमेंडमेंट की बात की है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेसमेंट के ऊपर, अगर किसी पर्सन को रेवेन्यू ऑफिसर के इस फैसले के ऊपर एतराज़ है तो वो अपील फाइल कर सकता है कमिश्नर को। लेकिन अगर कमिश्नर कोई ऑर्डर पास करता है और फिर भी ये बंदा सेटिस्फाइड नहीं है, ये लैंड ऑनर सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसी सूरत में वो कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ अपील में जा सकता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर के अगेंस्ट अपील फाइल हो सकती है कमिश्नर, और कमिश्नर के अगेंस्ट आप जा सकते हैं एपेक्स अथॉरिटी दैट इज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 63 से सेक्शन 69 के ऊपर, जिसके साथ हमारा जनरल असेसमेंट का टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज।